वेलकम इन साइंस एके स्टडी 1024। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले साइंस क्लास 8th के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आप मैथ्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैथ्स का चैनल है हमारा एके स्टडी 1024, यहाँ से आपको मैथ्स की वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे और किस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। ठीक, मतलब जितने भी चैप्टर्स मैं साइंस के कवर करूंगा सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होंगे। और चैप्टर नंबर जो है 6 है, इसके पार्ट 1 में हम क्या क्या सीखेंगे। देखो, इसके पार्ट 1 में चैप्टर की शुरुआत से लेके, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें जो पॉइंट है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं यानी कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाने वाला। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर के। तो मैं इन नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा और जब वीडियो का एंड होने वाला होगा तब मैं आपको इन नोट्स का स्क्रीनशॉट इस वीडियो में लगा दूंगा, तो वहां से आप कॉपी कर सकते हो, वहां से आप नोट कर सकते हो। शुरुआत में आपको नोट करने की टेंशन नहीं लेनी, पहले मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको समझो, ठीक। और जो नोट्स हैं वो मैं एंड में स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम क्या है, कंबशन एंड फ्लेम। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमें समझना है कि भाई कंबशन का क्या मीनिंग होता है, फ्लेम का क्या मीनिंग होता है। जब हमें ये दोनों चीजें समझ में आएंगी तभी हमें ये चैप्टर समझ में आना शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कंबशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, मैंने लिखा है कंबशन, हिंदी में इसको बोलते हैं दहन। ठीक है, जैसे लंका दहन आपने रामलीला में देखा होगा, तो दहन मीन्स मतलब जलाना। ठीक है, तो कंबशन का सिंपल सा मीनिंग हुआ जलाना। लेकिन यहाँ पर देखो, मैंने दो डेफिनेशन लिखी है। एक है जनरल डेफिनेशन, मतलब जनरली हम कंबशन को किस तरह से देखते हैं अपनी जनरल लाइफ में। और यहाँ पे लिखा है मैंने इन साइंस, मतलब साइंस में किस तरह से डिफाइन किया जाता है कंबशन को। तो दोनों डेफिनेशन समझते हैं। जनरल डेफिनेशन मैंने इसलिए रखा ताकि आपके दिमाग में एक बार थोड़ा सा घुसना शुरू हुआ, फिर आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जनरल डेफिनेशन हो जाएगी, प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग इज नोन एज कंबशन। मतलब कि किसी भी चीज के जलने की प्रोसेस को, किसी भी चीज के बर्न होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। जनरल डेफिनेशन ये हो गई इसकी। ठीक, साइंस में इसको आप किस तरह से लिखोगे, अगर आपके एग्जाम में आता है डिफाइन कंबशन, तो आपको ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है, समझने के लिए था, आप इस तरह से डिफाइन करोगे। तो इन साइंस इसकी डेफिनेशन होती है ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव हीट इज कॉल्ड कंबशन। मतलब कि एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो हीट प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सिर्फ हीट लिखा है। बहुत से केसेस में हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन हर केस में लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, इसीलिए इसकी डेफिनेशन में मैंने सिर्फ हीट लिखा है। हालांकि अगर आप लाइट भी लिख देते हो तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो ये डेफिनेशन है इसमें क्या था कि कोई सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इसको हम बोल रहे हैं कंबशन। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने बहुत बार ये वाला एक्टिविटीज की होगी जिसमें आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो, यानी कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एक एग्जांपल है कंबशन का। तो जब आप इसकी केमिकल रिएक्शन लिखते हो तो वहां पे मैग्नीशियम प्लस फायर या आग नहीं लिखते, आप क्या लिखते हो, Mg+O2। क्यों लिखते हो ऐसा, क्योंकि भाई आग लगाने का मतलब है कि जब आप उसको बर्न कर रहे हो तो पक्की बात है कि वो ऑक्सीजन से ही रिएक्ट कर रही है। इसीलिए आप जब भी किसी भी चीज के बर्न होने की केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो वहां पे आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हो। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है Mg+O2, क्या बनेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO। ठीक है, और प्लस में हीट और लाइट। ठीक है, क्योंकि आप जब इसको जलाओगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा, हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा है कंबशन का, बर्निंग ऑफ कोल, यानी जब हम कोयला जलाते हैं। अब देखो, कोयले में मेनली कार्बन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है C, यानी कि कार्बन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2 क्या बनेगा, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हीट प्रोड्यूस होगी और लाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कंबशन का क्या मीनिंग होता है, इसके एग्जांपल भी समझ में आ गए होंगे। अभी आपको कॉपी नहीं करना है, मैंने फिर से बोला कि मैं लास्ट में जो नोट्स हैं उनके स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो ये था पहला टॉपिक कंबशन। अब समझते हैं फ्लेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है फ्लेम। फ्लेम को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने ये भी लिख दिया, लौ, ज्वाला या ज्योति। ठीक है, तो डेफिनेशन रीड करने से पहले आप यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे एक मोमबत्ती बनाई है, कैंडल बनाया है एक, और इसमें आग लगा दी। तो जो इसकी आग है, जो इसका फायर है, ठीक है, इसका ये पार्ट जो हमें ग्लो करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और ये गर्म भी है, हॉट भी है, ग्लो भी है, विजिबल भी है। तो किसी भी फायर का हॉट ग्लोइंग पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्लेम।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है द हॉट ग्लोइंग एंड विजिबल पार्ट ऑफ ए फायर इज नोन एज फ्लेम। ठीक, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा फ्लेम क्या है। फ्लेम को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। यहाँ पर अभी मैं सिर्फ चैप्टर से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि फ्लेम क्या होता है, इसलिए मैंने जस्ट हल्का सा बता के यहीं पे इसको भी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लेम के अलग अलग जोन होते हैं, उन जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी इतना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा फ्लेम क्या होता है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है फ्यूल। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा फ्यूल। फ्यूल को हिंदी में बोला जाता है ईंधन। ईंधन या फ्यूल की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। कोई भी ऐसी चीज जो कंबस्टिबल है, कंबस्टिबल मतलब जो जल सकती है, तो कोई भी ऐसी चीज जो जल सकती है, जलने के बाद वो हीट प्रोड्यूस कर सकती है, उसको हम फ्यूल बोल सकते हैं। भले ही वो हो सकता है अच्छा फ्यूल ना हो। अब अच्छा फ्यूल है या बुरा फ्यूल है वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन वो फ्यूल है। तो मतलब कोई भी चीज जो कंबस्टिबल है, जो जल सकती है, वो फ्यूल की कैटेगरी में आएगा। मतलब कि मान लीजिए मेरे पास कागज है, मैं कागज में आग लगाता हूं तो कागज भी एक फ्यूल का काम कर रहा है। मेरे पास लकड़ी है, मैं लकड़ी में आग लगा देता हूं, वो जल सकती है, जलने के बाद हीट प्रोड्यूस कर सकती है, वो भी फ्यूल है। ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज जो कंबस्टिबल है वो फ्यूल है। ठीक, तो यहां पे मैंने लिखा है एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हीट आफ्टर कंबशन इज नोन एज फ्यूल। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कंबस्टिबल है, जो जल सकता है और जलने के बाद वो प्रोड्यूस कर सकता है हीट, उसको हम बोल सकते हैं कि वो एक फ्यूल है। ठीक, अब हीट के साथ साथ यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ लाइट भी आप लिख सकते हो। बहुत सारे ईंधन लाइट प्रोड्यूस भी करते हैं। हालांकि हमेशा लाइट प्रोड्यूस हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आप बाइक चलाते हो, बाइक में पेट्रोल जल रहा होता है लेकिन उससे लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है, लेकिन हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हीट तो हमेशा ही प्रोड्यूस होती है। लाइट प्रोड्यूस होगी नहीं होगी वो डिपेंड करता है आप क्या चीज जला रहे हो, किस चीज को आप फ्यूल की तरह यूज कर रहे हो, वहां पे कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है, तो यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हीट आफ्टर कंबशन इज नोन एज फ्यूल। इसके एग्जांपल्स भी मैंने लिख दिए हैं। कुछ जनरली जो यूज होने वाले फ्यूल्स हैं वो है कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, वुड, सीएनजी, एलपीजी एक्सेट्रा। ठीक है, सीएनजी एलपीजी की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। सीएनजी इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी की होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्यूल क्या होता है। अब देखते हैं जो अगला टॉपिक है हमारा उसको। अब देखो हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन। मतलब कि कंबशन के हिसाब से टाइप्स बताने हमें सब्सटेंस के। देखो कंबशन के हिसाब से मतलब वो कंबशन उसका होगा या नहीं होगा, वो जलेगा या नहीं जलेगा। तो इसके हिसाब से दो टाइप्स होंगे। पहला है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, दूसरा होगा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वो सब्सटेंस जो जल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, ए कंबस्टिबल सब्सटेंस इज दैट व्हिच कैन बर्न इन एयर। एक कंबस्टिबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है जो एयर में बर्न हो सकता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा वुड, पेपर एक्सेट्रा। इसी तरह से नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस की डेफिनेशन मैंने लिखा है, ए नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस इज दैट व्हिच कैन नॉट बर्न इन एयर। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप एयर में बर्न नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। इसका एग्जांपल हो गया आयरन, ग्लास एक्सेट्रा। ठीक, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी एनसीईआरटी में ये टेबल दी गई है, मतलब एक्टिविटी दी गई है 6.1 और टेबल भी है 6.1, जिसमें यहाँ पे कुछ सब्सटेंस आपको दिए गए हैं, वुड, पेपर, आयरन नेल, केरोसिन ऑयल, ढिंका फलाना। ठीक है, तो इस सब के आगे आपको लिखना है कि ये कंबस्टिबल है या नहीं है। तो ये एक्टिविटी आसान सी है, ये आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबशन। मतलब कंबशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये 3 कंडीशंस हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है कंबशन के लिए। इनमें से अगर एक भी कंडीशन प्रेजेंट नहीं है तो कंबशन नहीं हो सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो एयर का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एयर से ही ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन के बिना कंबशन पॉसिबल नहीं है। इसमें एक्टिविटी भी दिखाई गई है, ठीक है, आपकी बुक में, जिसमें आप देख सकते हो ये मोमबत्ती वाली जो एक्टिविटी है। ठीक है, एक्टिविटी 6.2, इसमें क्या है कि एक जलती हुई मोमबत्ती को रखते हैं और उसे फिर ढक देते हैं ग्लास से। ठीक है, जब उसे ग्लास से ढका जाता है तो उसकी एयर की सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, और जब उसको ऊपर से ढक दिया जाता है तो बिल्कुल एयर की सप्लाई बंद हो जाती है। तो अंदर जितनी ऑक्सीजन होती है उससे थोड़ी बहुत देर तक वो जलती है, उसके बाद बुझ जाती है।
तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है, इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि प्रेजेंस ऑफ एयर बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम किसी भी चीज को कंबस्ट कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है। मतलब एयर का कौन सा कंपोनेंट, ऑक्सीजन, एयर का वो कंपोनेंट है जो जलने के लिए जरूरी है। तो पहली कंडीशन हो गई प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन। और उसके बाद सेकंड कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, जिसे हम बोल सकते हैं फ्यूल। मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना बहुत जरूरी है। मतलब कि आपको जिस चीज को आग लगानी है, जिस चीज को जलाना है, अगर वही नहीं होगा तो फिर आप आग कहां पे लगाओगे। ठीक, तो इसीलिए मैंने लिखा है सेकंड कंडीशन में प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्यूल। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड जो कंडीशन है वो है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है पहले आप ये समझ लो, तब आपको समझ में आएगा कि ये थर्ड कंडीशन जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है। इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन मैंने लिखी है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। मतलब कि वो लोएस्ट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस जलना शुरू कर दे, उसमें आग लग जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कि देखो हर अलग अलग जो चीज होती है उसका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। कोई चीज ऐसी होती है कि उनको हल्का सा गर्म करो और वो आग पकड़ लेते हैं। कोई चीज ऐसी होती है उनको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है आग लगाने के लिए। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में सिंपल सी लाइंस लिखी गई हैं कि अगर आप पेपर में आग लगाते हो, आपने कागज का टुकड़ा लिया, मान लीजिए आपने ये कोई पेपर लिया और इसमें आप आग लगाओ तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। लेकिन अब मान लीजिए आप लकड़ी के टुकड़े में, आपने मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसमें आग लगाना चाहते हो तो जल्दी वो आग नहीं पकड़ता, उसमें टाइम लगता है। उसके लिए आपको बहुत कुछ करना होता है। कई बार आप उसमें केरोसिन ऑयल डाल के उसमें आग लगाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग जो चीजें हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है, किसी का कम किसी का ज्यादा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेसेसरी कंडीशंस जो हैं कंबशन के लिए वो ये तीन है। पहला प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर का कंपोनेंट ऑक्सीजन। ठीक, दूसरा है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि फ्यूल, और तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर। और इग्निशन टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है यानी जलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद एक और टॉपिक बच जाता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, तो अब उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, लेकिन मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, पहले वो बता देता हूँ फिर इस टॉपिक की बात करेंगे। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया कि जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उस पर देखो एक इमेज दी गई है जिसमें अगर किसी व्यक्ति को आग लग जाती है तो उसको बहुत बार ऐसा करते हैं, कंबल वगैरह से लपेट देते हैं। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि ऐसा क्यों करते हैं हम, तो ये बताना मैं आपको भूल गया पिछले टॉपिक में। तो सिंपल सी बात है, देखो मैंने आपको बताया था कि एयर की सप्लाई जरूरी है आग लगने के लिए। जैसे उसको कंबल से लपेटा जाता है तो जो उसकी बॉडी है वो और जो एयर है बाहर की, वो उन दोनों का कांटेक्ट टूट जाता है, तो वहां पर एयर नहीं मिल पाती है जलने के लिए, इसीलिए वहां पे आग बुझ जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कंबल इसलिए लपेटा जाता है ताकि वहां पे एयर की या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई टूट जाए, उसको एयर या ऑक्सीजन ना मिले। ठीक, तो आप देखो इसकी बात करते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन में लिखा है, द सब्सटेंसेस दैट हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। मतलब कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बहुत जल्दी आग पकड़ने वाले सब्सटेंस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, यानी कि इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। अगर इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होगा तो जाहिर सी बात है हल्के से टेम्परेचर पे आग पकड़ लेंगे। ठीक है, और जब ये जलते हैं, जब ये बर्न होते हैं, तो आपको याद रखना है ये फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। ठीक, तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस में फ्लेम का होना भी जरूरी है। ठीक, इसके एग्जांपल हो जाएंगे सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। जब भी आप इनको जलाते हो तो बहुत आसानी से आग पकड़ सकते हैं, और जब ये जलते हैं तो इनमें से ज्वाला यानी फ्लेम यानी लौ निकलती है, तो इनको हम बोल सकते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अब जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसके नोट्स के यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करो और जो ये नोट्स हैं इनको आप आराम से कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सके तो मैं पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पक्का नहीं बोल सकता, बट ये स्क्रीनशॉट से आप लिख सकते हो। ठीक, और इसके बाद आपको करना क्या है, एक बात और याद रखना कि जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर किए एनसीईआरटी के, यानी कि जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, जो 6.2 है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, इससे पहले के सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। तो आप यहां तक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना। उससे क्या होगा, आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ चुके हैं। ठीक है, फिर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो क्या होगा, आपको लाइन बाय लाइन जब समझ में आता है ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है।
और यही सही तरीका भी है पढ़ने का। अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे बहुत सारी चीजें भूल जाओगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद जो आपने ये नोट्स वीडियो पॉज करके कॉपी किए, ठीक, इसको पढ़ोगे और फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।